हम्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं इकोनॉमी का करंट अफेयर और इससे पहले हम कर चुके हैं पीटी 365 की 3 वीडियोस। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी हो तो आप वो देख लीजिएगा। और अब हम करेंगे आज इसका लास्ट वीडियो। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ये वीडियो क्योंकि कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और गाइस इसमें मैं वही देखिए, इस वाले लेक्चर में ना वही चीज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, कनेक्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें दे रखी होती हैं। हम प्रीलिम्स के पर्पस से कर रहे हैं तो उसी हिसाब से करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपने लाइक नहीं किया हो हमारे वीडियो को तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर में है फर्स्ट न्यूज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। देखिए क्या होता है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है, आपका जो डिजिटली चीज़ें हैं जैसे कि आपके आधार हो गया, गूगल पे, यूपीआई, इस सब ये जो होता है ना एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। और अभी इंडिया ने लॉन्च किया है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और एक सोशल इम्पैक्ट फंड ड्यूरिंग द G20 लीडर समिट। GDPIR है क्या, एक 3 DPI डिलीवरेबल में है जो कि एंडोर्स किया गया था G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में। अदर टू डिलीवरेबल्स इंक्लूड है फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग DPI एंड मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर DPI। देखिए ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी है, वो डेवलप किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसका मेन एम होगा कि जो भी नॉलेज की गैप है उसको ब्रिज करना, उसको कम करना इन द चॉइसेस और रिक्वायरमेंट फॉर द डिजाइन कंस्ट्रक्शन डिप्लॉयमेंट एंड गवर्नेंस में, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे इसके, इसमें क्या है करंटली जो फीचर्स है उसमें 54 DPIs हैं फ्रॉम 16 कंट्रीज। सोशल इम्पैक्ट फंड की बात करें तो इसका एम है कि जो गवर्नमेंट लेड मल्टी स्टेक होल्डर्स इनिशिएटिव को फास्ट ट्रैक DPI इम्प्लीमेंटेशन करना ग्लोबल साउथ में, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म है स्टेक होल्डर्स का जो कि कंट्रीब्यूट करेगा एक फंड के लिए और हेल्प करेगा किस लिए, SDG जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें जल्द से जल्द अचीव करने में इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज थ्रू DPI। देखिए फंडिंग जो है इंडिया ने ऑलरेडी इनिशियल कमिटमेंट कर दिया है, कितना 25 मिलियन USD दिए हैं। और ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अपस्ट्रीम टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल असिस्टेंस इनटू कंट्रीज डेवलपिंग DPI। अब बात कर लेते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। देखिए DPI जो है एक सेट है शेयर डिजिटल सिस्टम का, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि सिक्योर हो, इंटरपोरेबल हो, बिल्ट ऑन ओपन स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन हो डिलीवर्ड और प्रोवाइड करे इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज एट सोसाइटल स्केल, ठीक है। वही जो आप एक तरीके से देख लीजिए, जो हमारे गवर्नेंस एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो वो होता है, मेन एम होता है, वहाँ पे आप ये देख लीजिए वही है यहाँ पे कि इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए और सबको डिलीवर्ड होना चाहिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल की बात करें तो डिजिटल मतलब कि इनेबल करे रिमोट और पेपरलेस और प्रेजेंस हो लेस सर्विस डिलीवरी की, रिड्यूस करे कॉस्ट की और इंक्रीज करे एक्सेस, ठीक है। डिजिटल रेल रोड बने। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक गवर्नेंस हो, अकाउंटेबिलिटी रहे पीपल के लिए फॉर पब्लिक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वही है कि इनेबलर फॉर नेशनल स्केल इनोवेशन रहे, इकोसिस्टम लेड इम्प्लीमेंटेशंस रहे और इकोसिस्टम लेवल इम्पैक्ट रहे। नेक्स्ट है कि पिलर्स ऑफ DPI, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। और हाँ यहाँ पे ये पढ़ लीजिए, इंडियाज DPI आर्किटेक्चर नोन एज इंडिया से स्टैक कंसिस्ट कर रहा है आधार आइडेंटिटी, UPI और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, डिजी लॉकर्स एंड अकाउंट एग्रीगेटर, डाटा एक्सचेंज। नेक्स्ट है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है कि जो भी सामान का हमारा ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग हो रही है गुड्स की, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, ठीक है, उसको हम लॉजिस्टिक बोलते हैं। इंडिया रिसेंटली मार्क किया है फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया की बात करें तो लॉजिस्टिक मीन होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, स्टोरेज, वैल्यू एडिशन, एली सर्विस। मतलब कि कुछ भी हो, अगर कोई एक चीज जा रही है दूसरी जगह तक तो उसके बीच में जितनी भी चीजें आएंगी, कंजप्शन हो गया, स्टोरेज हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, एली सर्विस हो गई,
वो सब आ जाएंगे आपके लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्राइज करता है पोर्ट हो गया, स्टेशंस हो गए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हो गए, वेयर हाउसेज हो गया, कनेक्टेड बाय रोड, रेलवे, शिपिंग, इनलैंड वाटरवे या रूट, पाइपलाइन एक्सेट्रा, इन सबसे हम करते हैं लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन। अभी जो 38 रैंक आई है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। और ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ना वो अभी 13 to 14% ऑफ जीडीपी कॉस्ट कर रहा है। बीच में ना बहुत ज़्यादा चीज़ों का नुकसान हो जाता है, हैंडलिंग वगैरह में, एक्सेस वगैरह में, स्टोरेज में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है हमारी जीडीपी को। ठीक है, इसमें खर्चा हो रहा है, हमें मिल नहीं रहा है, इसमें खर्चा हो रहा है। ठीक है, अबाउट इंडियाज लॉजिस्टिक पॉलिसी। देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है कि देयर इज नो पॉलिसी रिलेटेड टू द लॉजिस्टिक, नेशनल लॉजिस्टिक मतलब। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि कोई भी नेशनली पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई है लॉजिस्टिक के लिए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, 2022 में अनाउंस हुई थी और इसका मेन एम था कि जो फ्लो ऑफ गुड्स जो है अक्रॉस द कंट्री वो बहुत इजीली रहे और इम्प्रूव करे इंडियन गुड्स की कम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक मार्केट्स में और ग्लोबल मार्केट में। टारगेट क्या है ये देख लीजिए एक बार, कि देखिए रिड्यूस कॉस्ट करना है लॉजिस्टिक की इंडिया में बाय 2030, इम्प्रूव करना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग, टॉप 25 में आना है बाय 2030, और क्रिएट करना है डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन करना है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान बनाया गया है उसके थ्रू। इसमें देखिए एट एट एक्शन एरियाज हैं कॉम्प्रिहेंशन जो प्लान है उसमें, तो आप देख लीजिए एक तरीके से कि किस चीज़ों पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट है प्रोग्रेस अंडर एनएलपी सो फार। प्रोग्रेस की जो की है उसमें क्या है, एक तो डिजिटलाइजेशन बढ़ा है। ठीक है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और स्टेट इंगेजमेंट बढ़े, 22 स्टेट्स ने अभी तक नोटिफाई कर दी अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसीज। इश्यूज और ग्रीवांस रिड्रेसल में जो थोड़ा है उन लोगों ने वर्क किया है, और जो ग्रीवांस रिड्रेसल में जो टाइम है वो थोड़ा कम लगने लगा है। नेक्स्ट इज लीड रिपोर्ट 2023, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनवील करती है। ठीक है, और लॉन्च करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन द लाइन ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ग्लोबल पे कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के उसमें कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री करती है। और कौन सी रिपोर्ट निकालती है, लीड्स रिपोर्ट, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। इंडिया ने रैंक किया है 38, हमने पढ़ा अभी। ठीक है, ग्लोबली। और ये करता है कंट्री को 6 डायमेंशन ऑफ ट्रेड पे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्स कितने डायमेंशन पे करता है, 6 डायमेंशन पे करता है। इंक्लूड कस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट, क्वालिटी क्या है लॉजिस्टिक सर्विस की, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कैसा है, और टाइमलेस मतलब कि ज़्यादा टाइम लग रहा है कम टाइम लग रहा है। लीड्स जो है वो रैंक करता है स्टेट एंड यूटीज को ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, कितनी कितनी एफिशिएंट है उनका लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, उस पे वो रैंक करता है। पिलर्स क्या है मेजर फॉर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, एक तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है और एक परसेप्शन असेसमेंट है। की फाइंडिंग क्या हुई है इस रिपोर्ट में, एक तो इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात करें तो 21 स्टेट्स में, और 2 यूटीज ने नोटिफाई की है स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज। 15 स्टेट्स और 1 यूटी ने हैव गिवन इंडस्ट्री स्टेटस टू। ठीक है, इंडस्ट्री स्टेटस किसको दिया गया है, लॉजिस्टिक सेक्टर को दिया गया है। अच्छा, इंडिया में द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक ग्रो किया है 21% और 9% सिंस 2014 to 15। ये डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि अभी हाईलाइट किया गया कि 2 सालों में इसने फैसिलिटेट किया है लास्ट माइल कनेक्टिविटी को, और डिक्रीज किया है लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली। ये कब हुई थी लॉन्च, अक्टूबर 2021 में। अदर इम्पैक्ट क्या हुए हैं गति शक्ति इनिशिएटिव पे। ठीक है, एक्सपीडाइट हुआ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस अक्रॉस प्रोजेक्ट, रिडक्शन हुआ है प्री अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन टाइम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, जैसे कि पहले जो 3 से 4 महीने लगते थे अब सिर्फ 1 महीना लगता है। इंक्रीज कर दिया इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी को थ्रू द प्रोविजन ऑफ डाटा ऑन अपकमिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल एरिया। यूज हो गया है डिजिटल मास्टर
प्लानिंग टूल बाय बाइसेग एन। बाइसेग एन क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन अ डायनामिक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म। और डेवलपमेंट किया गया है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि भारतमाला हो गया, सागरमाला। सागरमाला किसके लिए? पोर्ट्स के लिए है, ठीक है। पोर्ट्स का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है। गति शक्ति की बात करें तो गति शक्ति क्या है? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसका एम है कि एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, टू द वेरियस इकोनॉमिक जोन्स ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लान का? टू इनकॉर्पोरेट इकोनॉमिक जोन्स, जैसे कि टेक्सटाइल क्लस्टर हो गया, फार्मा क्लस्टर हो गया, डिफेंस कॉरिडोर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पार्क हो गए, इन सबको इस प्लान में लेके आना। और एक यूनिफाइड पोर्टल सेटअप करना जो कि ब्रिंग ब्रिंग करेगा कितनी 16 मिनिस्ट्रीज को, इंक्लूड रेलवेज एंड रोडवेज टुगेदर। प्राइमरी फोकस रहेगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, इनोवेशन, फाइनेंसिंग मेथड में, लिवरेज टेक्नोलॉजी में, एक्सेट्रा। इट विल encompass the 7 engine road, railway, airport, mass, waterway and logistic infrastructure of the national infrastructure pipeline। ठीक है, कितने हैं? 7 इंजन है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यूपीपीसीएस में आया था ये क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा। 6 पिलर्स क्या है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के? एक तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, प्रायोरिटाइज किसको किया जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए चीजें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट टू रिड्यूस डिले एंड क्लैशेस, एनालिटिकल होना चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए। नेक्स्ट है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वो कंप्लीट हो गया है अक्टूबर 2023 में, ठीक है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है क्या? एक रेलवे कॉरिडोर है जो कि डिजाइन किया गया है रैपिड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी विद हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी। एम है इसका जो हमारा रेलवे नेटवर्क है उसको थोड़ा सा डीकंजेस्ट करना, और फ्राइट ट्रैफिक को और पैसेंजर ट्रैफिक को थोड़ा सा कंट्रोल रखना, जिससे कि ज़्यादा वो चीज़ें फंसे ना वहाँ पे और इजीली मूवेबल हो जाएं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये है ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर की कौन सी है? जिका, ठीक है। DFCCIL है क्या? एक होली ओन एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, जो कि सेटअप हुई थी कब? 2006 में हुई थी, ठीक है। और इसका मेन एम क्या है? फॉर द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डीएफसीज। डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर ऑन अ लाइन ऑफ डीएफसी, रेलवे मिनिस्ट्री ने डेवलप किए हैं डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्रॉम ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ टू अदर पार्ट ऑफ कंट्री। यहाँ हम देख लेते हैं, एक बार मैप देख लेते हैं। देखिए जो आपका ये ईस्टर्न कॉरिडोर हुआ है ये सालेवाल से हुआ है, ठीक है, सानेवाल से हुआ है पंजाब में, वहां से स्टार्ट हुआ है, और इसे फंड कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे ये फंड इम्प्लीमेंट तो दोनों को DFCCIL ही करेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे फंडेड जो है ना वो फंडेड की ऑर्गेनाइजेशन दोनों कॉरिडोर की अलग है। यहाँ पे फंड करेगा ईस्टर्न को फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उसे फंड करेगा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। कुछ प्रपोज न्यू कॉरिडोर्स हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है खड़गपुर से विजयवाड़ा, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर है पालघर से दनकुनी, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर सेकंड है खाराश्रवण अंदल अंदल, नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर है विजयवाड़ा से इटारसी। नेक्स्ट इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च हुआ है नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन में, रनिंग जो कि कहाँ से हो रहा है? रन साहिबाबाद से टू दोहई डिपोट इन उत्तर प्रदेश। ट्रांजिट मतलब क्या होता है? ट्रैवल करना, ठीक है। इट इज़ अ न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी और कंफर्टेबल कंप्यूटर सर्विस है जो कि कनेक्ट कर रही है रीजनल रोड नोड्स इन एनसीआर। ये ऑपरेट करेगी कितनी? 160 किलोमीटर पर आवर से लेके 180 किलोमीटर पर आवर तक कर सकती है। डिफरेंट क्या होगा इसमें और इंडियन रेलवेज में? इट कैटर टू पैसेंजर्स, उन उन लोगों की चीज़ें वो फुलफिल करेगी जो कि डेली मतलब लॉन्गर डिस्टेंस में ट्रेवल करते हैं, बट चाहते हैं कि कम से कम स्टॉप्स हो, और जो बहुत जल्दी पहुंच जाए वो, क्योंकि वो हाई स्पीड से वो मेट्रो चले। और ये प्रोवाइड करेगी कि रिलायबल हाई फ्रिक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रेवल एट हाई स्पीड अलोंग अ डेडिकेटेड पाथवे। एनसीआरटीसी इंप्लीमेंट करती है आरआरटीएस इन द नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेट कर रही है 2013 में एज अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी।
ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। और ये अंडर किसके है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। पर्पस क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट अक्रॉस द एनसीआर ऑफ इंडिया। इसका कंपोजिशन क्या है? जो सेक्रेटरी हैं अर्बन अफेयर डिपार्टमेंट के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे? एक नॉमिनी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के, एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर होगा और एक 4 नॉमिनी डायरेक्टर्स होंगे। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं। नेक्स्ट इज कोची वाटर मेट्रो। देखिए, कोची वाटर मेट्रो से आप ये कंफ्यूज मत होना कि वाटर के अंदर मेट्रो चल रही है। ये एक तरीके से बोट है, ठीक है, जिसको बोल दिया गया है कि मेट्रो है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट वाटर वेज मेट्रो कोची वाटर मेट्रो हुई है कहाँ पे? मतलब कोची, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पे आपको पता ही होगा। कोची वाटर मेट्रो एक इनोवेटिव और सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि कनेक्ट कर रहा है वेरियस पार्ट ऑफ द सिटी थ्रू इट्स इंटीग्रेट नेटवर्क ऑफ वाटर वेज। बोट जो देखिए यहाँ पे आ रहा है, बोट यूज कर रही है लिथियम टाइटेनिक ऑक्साइड बैटरीज जो कि भी चार्ज हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड बिल्ट चार्जिंग सिस्टम, स्पेशली बिल्ट चार्जिंग सिस्टम। एलटीओ बैटरीज जो होती है वो सिर्फ और ना कि वो सेफेस्ट होती है कमर्शियली एक्सेसिबल बैटरीज ना वर्ल्ड, ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है और उनकी लाइफ साइकिल कितनी हो 7 से 10 साल। लास्ट ईयर कोची वाटर मेट्रो ने वॉन किया प्रेस्टिजियस क्यूसिस अवार्ड फ्रांस फॉर द बेस्ट कमर्शियल पैसेंजर इलेक्ट्रिक बोट इन द वर्ल्ड। अदर सच इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें तो आर ओ है, रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस जो कि सिर्फ मूवमेंट ऑफ व्हीकल एंड पैसेंजर्स अक्रॉस वाटर भी। आर ओ पैक्स है, रोल ऑन रोल ऑफ कम पैसेंजर फेरी सर्विस बिटवीन मुंबई एंड मांडवा। और रिवर क्रूज, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट जो पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के लिए पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है वो कौन सा है? तो गंगा ब्लास्ट है। और इसने कितना डिस्टेंस किया है? 2500 किलोमीटर किया है। कितने रिवर सिस्टम से क्रॉस किया है? 27 रिवर सिस्टम से किया और 5 स्टेट फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मतलब कि एक सिंपल एक ही कार्ड होगा जो कि आप पेमेंट कर सकते हैं उसे सब चीज़ों के लिए, जैसे मेट्रो हो गया, बस हो गया, सब अर्बन रेलवे हो गया, टोल हो गया, पार्किंग, स्मार्ट सिटी एंड रिटेल। और इसे लॉन्च किया है एसबीआई ने। एनसीएमसी लॉन्च इन, वैसे तो देखिए ये लॉन्च रुपए प्रीपेड कार्ड किया है इस समय एसबीआई ने, और इसे लॉन्च किया गया था एनसीएमसी को 2019 में, और इसको क्या बोला गया है? वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी। ये चिप बेस्ड बैंक इशूड कार्ड होंगे, डेबिट क्रेडिट प्रीपेड कार्ड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे जाता है सिर्फ डेबिट कार्ड के थ्रू होंगे या सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू होंगे, ठीक है। अनलाइक अदर चिप्स बेस्ड कार्ड एनसीएमसी डुअल इंटरफेस के होंगे जो कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन में आ जाता है कि एक ऐप ऐप करेंगे आप अपने मोबाइल उसमें मोबाइल में या जो भी आप करते हैं यूज़, उसमें डाउनलोड करेंगे और वॉलेट में पैसे करेंगे तो उससे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन हो गया। और कॉन्टैक्ट मतलब आपको वो कार्ड रखना होगा, आप उसको मतलब वहाँ पे रखेंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। It was developed by the Ministry of Housing and Urban Affairs in association with NPCI, CDAC and Bharat Electronic Limited। वर्क कैसे करता है? ये यूटिलाइज कर रहा है इंडिजिनियसली डेवलप पेमेंट इकोसिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट विच कंसिस्ट एनसीएमसी कार्ड जो कि इशू कर रहा है पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर जैसे कि रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड एक्सेट्रा। स्वीकार स्वचालित किराया ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम जो कि डेवलप कौन कर रहा है? सीडैक। स्वागत स्वचालित गेट डेवलप्ड बाय वेल। एनसीएमसी चिप्स कार्ड है जो है वो इनबिल्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटीना यूज करते हैं जो कि जो कि क्या यूज़ करते हैं? नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी होती है जो कि यूज़ करती है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। देखिए जो जो मार्क कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपका मेट्रो कार्ड होता है ना तो आप जैसे थोड़ा सा पास में रखते हैं वैसे ही आपको वो कनेक्ट कर लेता है और आपको एंट्री दे देता है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं एनएफसी। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 क्या है? इंडिया ने लॉन्च किया है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 को कब? ड्यूरिंग द थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ हुई है? मुंबई में।
और इसे प्रिपेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, जिससे कि जो इंडिया है वो ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बन जाए 2047 तक। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया समिट कब हुआ था? 2016 में हुआ था मुंबई में। और सेकंड हुआ था 2021 में। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप है टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर थ्रू इनिशिएटिव अंडर द 11 थीम। 11 थीम में क्या है? सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर, जिसमें एम किया जाए 14 मेजर पोर्ट है उन्हें कार्बन न्यूट्रल और एम्ब्रेसिंग ग्रीन फ्यूल देना, और मेकिंग इंडिया हब फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। एंड इनलैंड वेसल ग्रीन ट्रांसिशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया जा रहा है। और 3 पोर्ट्स हैं जिसमें कि सेटअप किए जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन बंकर, क्या स्टोर करने के लिए? ग्रीन हाइड्रोजन। पेरिडा पारादीप पोर्ट ओडिशा, दीनदयाल पोर्ट गुजरात एंड व्यो चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग पोर्ट्स को स्मार्ट ऑटोमेटेड पोर्ट of the future and placing India more Indian port among the world top 25 पोर्ट में को प्लेस किया जाएगा। ग्लोबल प्लेयर बनाया जाएगा शिप बिल्डिंग में और रिपेयर में और रिसाइकलिंग में। जैसे क्या हो गए टॉप फाइव ग्लोबल शिप बिल्डिंग सेंटर्स इंडिया में, इंडिया का नाम आ जाए इसमें टॉप 5 में। इम्प्रूविंग इंडिया टनेज क्वाड्रुपल्ड किया जाएगी पोर्ट कैपेसिटी को टू रीच 10,000 मिलियन टन पोर्ट कैपेसिटी विद 100% पीपीपी मॉडल एट मेजर पोर्ट। ओशन कोस्टल एंड रिवर क्रूज सेक्टर डेवलप किए जाएंगे 25 क्रूज टर्मिनल टू मेक इंडिया लीडर इन क्रूज टूरिज्म इन एशिया पैसिफिक रीजन। इनहेंस किया जाएगा लॉजिस्टिक को, इनहेंस किया जाएगा मॉडल शेयर ऑफ कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवे फ्रॉम 6% टू 12%। ऑफर थीम्स, अदर थीम्स की बात करें तो ऑफर करेगा मैरिटाइम प्रोफेशनल सर्विसेज इन एरियाज लाइक मैरिटाइम लॉ, फाइनेंस एक्सेट्रा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग, मैरिटाइम क्लस्टर डेवलपमेंट फॉर स्ट्रीमलाइन द सप्लाई चेन, डेडिकेट आईएमएस सेल्स बनाए जाएंगे फॉर ग्लोबल मैरिटाइम प्रेजेंस, एफिशिएंसी इनहेंसमेंट थ्रू अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज लॉन्च किया है हरीश सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? ऑब्जेक्टिव है कि जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करना पोर्ट डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और विद अलाइनिंग विद द वर्किंग विद नेचर कॉन्सेप्ट और मिनिमाइज करना इम्पैक्ट ऑन बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हार्बर इकोसिस्टम। इसने एम्फासाइज किया है यूज ऑफ क्लीन ग्रीन एनर्जी में का इन पोर्ट ऑपरेशन, डेवलप करना पोर्ट कैपेबिलिटी फॉर स्टोरेज हैंडलिंग एंड बंकरिंग ग्रीनर फ्यूल, जैसे हमने भी ऊपर पढ़ा किसके लिए बंकर्स बना जाएंगे ग्रीन वो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि बंकरिंग ग्रीनर फ्यूल जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल, इथेनॉल एक्सेट्रा। हाईलाइट क्या है? हाईलाइट एक बार आप देख लीजिएगा ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस में ज्यादा आ जाते हैं, अब यूपीएससी का भी कोई भरोसा नहीं है। पोर्ट्स मस्ट बी एटलीस्ट 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड बिया रिन्यूएबल बाय 2030। कितनी कितनी होनी चाहिए? 60% इलेक्ट्रिसिटी नीड जो है वो रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू उसे लेनी चाहिए 2030 तक, और 90% बाय 2047। पोर्ट जो है एटलीस्ट वन एनर्जी वर्किंग स्टेशन होना चाहिए बाय 2030। सेटिंग अप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम इन एंड अराउंड पोर्ट एरियाज बाय 2025। प्रोविजन होना चाहिए फॉर अडॉप्टिंग ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI स्टैंडर्ड एस्पेक्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर्टेनिंग टू पोर्ट। ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव्स क्या है? देखिए प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट जो है ना दो वर्टिकल्स पे काम करेगा, एक तो ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव पे और एक स्वच्छ भारत अभियान पे। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग किया जाएगा एस्टेब्लिश। पायलट प्रोजेक्ट इन इंडिया अंडर द आईएमओ ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट, और ड्राफ्ट की जाएगी ग्रीन पोर्ट पॉलिसी। नेक्स्ट इज रेलवे सेफ्टी इन इंडिया। अभी उस टाइम मतलब उड़ीसा में जो हुआ है एक्सीडेंट हुआ है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, जिसने फिर से इशू उठा दिया है रेलवे सेफ्टी इन इंडिया। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है आफ्टर द यूएसए, चाइना या रशिया विद द एंटायर ट्रेकिंग कवरिंग कितना है लेंथ ऑफ मोर देन 67,000 किलोमीटर।
हाँ, रेलवे सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया ऑपरेशन लेवल पे क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इश्यूज क्या है रेलवे सेफ्टी इन इंडिया में, जो है ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, जो कि लिमिट कर रहा है स्पेंडिंग कैपेसिटी ऑन अपग्रेडेशन एंड सेफ्टी, ठीक है। और डीरेलमेंट बहुत हो रहा है, 69% ऑफ रेलवे एक्सीडेंट जो है वो किस वजह से है, डीरेलमेंट की वजह से है। कंजेशन बहुत है ट्रैक्स का, ठीक है, जो ट्रैक्स है वो कम है और रेलवे ज़्यादा है, ठीक है। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की बात करें तो अर्लियर इट वाज रेलवे इंस्पेक्टोरेट, इट वाज डेजिग्नेटेड एज द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इन 1960। हेडक्वार्टर क्या है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मैंडेट क्या कर रहा है, डील विद मैटर रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ रेल ट्रेवल एंड ऑपरेशन। और इसका स्टैट्यूटरी फंक्शन है इंस्पेक्टोरियल, इन्वेस्टिगेटरी, एडवाइजरी, ठीक है। स्टैट्यूटरी है, इन्वे और एडवाइजरी है अंडर रेलवे एक्ट 1989, और इन्वेस्टिगेट भी करती है सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट को। स्टेप्स कौन से लिए गए हैं फॉर द रेलवे सेफ्टी? एक तो देखिए राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष बनाया गया है। ये फंड है जो कि क्रिएट किया गया था 2017-18 में टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ क्रिटिकल सेफ्टी एंड रिलेटेड वर्क ऑफ रेलवे। फास्टर डिप्लॉयमेंट हो रहा है लिंक हॉफमैन बोश कोच का, जो कि एलएचबी कोच जो होते हैं ना, बहुत सेफ होते हैं। उसमें एडवांटेज ये होता है कि एक तो हायर कैरिंग कैपेसिटी होती है, लोअर हॉलेज कॉस्ट होती है, हायर स्पीड होती है और लो कोलिजन होता है, लो मेंटेनेंस होता है, हायर पैसेंजर कंफर्ट होता है और बेटर सेफ्टी होती है। ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, अब वेब बेस्ड आईटी एप्लीकेशन डेवलप की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है जिसमें क्या है कि इट एंश्योर दैट कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आर नॉट सेंड टू ट्रेन्स। इंट्रोडक्शन ऑफ कवच सिस्टम, जो कि देखिए इट इज़ वन ऑफ द सेफ्टी डिवाइस है जो कि इंट्रोड्यूस की जा रही है वैसे, टू एलिमिनेट ट्रेन कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से जब एक्सीडेंट्स हो तो एक दूसरे से कोलाइड ना हो। अब कवच की बात करें तो इंडिया ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि डेवलप्ड हुआ था सिंस 2012 से। इसका नेम था अंडर द ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम टीसीएस, जो कि बाद में नाम दिया गया कवच और आर्मर। इट इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ठीक है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है बाय द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल स्टैंडर्ड क्या है, की फीचर्स क्या है। एक तो ये प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग ट्रेन्स टू पास द सिग्नल एट रेट, एक्टिवेट करेगा ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली अगर जो ड्राइवर है वो फेल हो रहा है कंट्रोल करने में ट्रेन को एज पर द स्पीड रेस्ट्रिक्शन। प्रिवेंट करेगा कोलिजन बिटवीन टू लोकोमोटिव इक्विप्ड विद फंक्शनल कवच सिस्टम। रिले करेगा एसओएस मैसेज ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। हैज सेंट्रलाइज लाइव मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट थ्रू द नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम। और कवच में क्या है ना, एरर की जो वो है बहुत ज़्यादा कम है पॉसिबिलिटी, 10 साल में एक बार ही एरर हो सकता है इसके काम में। नेक्स्ट इज भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने रोल्ड आउट कर दिया है इंडिजिनियस स्टार रेटिंग सिस्टम का फॉर द व्हीकल टू असेस देयर सेफ्टी इन केस ऑफ कोलिजन। क्या है कि एक रेटिंग सिस्टम है कि व्हीकल में क्या सेफ्टी लेवल है उनकी असेस करना है, और उस हिसाब से उन्हें रेटिंग देनी है। बहुत ज़्यादा पढ़े तो देखिए क्या है इसमें, इट विल इनेबल इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर टू गेट द व्हीकल टेस्टेड और एवेल्युएट होगी 5 स्टार रेटिंग स्केल पे एज पर द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ओवरऑल असेसमेंट होगा इसमें, व्हीकल सिलेक्शन प्रोसेस और वेरियस टेस्ट एंड देयर असेसमेंट प्रोटोकॉल। ये मॉडल होगा ऑन द ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम दैट जो कि प्रमोट करेगा यूनिवर्सल अडॉप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल एनसीएपी क्या है, एक मेजर प्रोजेक्ट है टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन विच इज अ यूके रजिस्टर्ड चैरिटी। फीचर्स क्या है भारत एनसीएपी के, एक तो एप्लीकेबिलिटी, कौन कौन एप्लीकेबल होगा, वही पैसेंजर व्हीकल होंगे जो कि 9 सीटर होंगे, मतलब ड्राइवर सीट मिला के 9 सीटर्स होंगे, वही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। विद ग्रोस व्हीकल वेट जो होगा नॉट एक्सीडिंग 3500 किलोग्राम। Combustion engine vehicle as well as CNG and electric vehicle can be tested under the program. Testing protocol क्या होंगे, it will evaluate adult occupant protection, child occupant protection और safety assist technology। इसके लिए 3 टेस्ट कनेक्ट करे जाएंगे, फ्रंटल, साइड इम्पैक्ट और साइड पोल।
बेस्ड ऑन द असेसमेंट टू सेपरेट स्टार रेटिंग दी जाएंगी फॉर एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। पोल इम्पैक्ट टेस्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट किया जाएगा उन्हीं कार्स पे जो कि 3 स्टार या इससे ज़्यादा रैंक लेके आएंगी। फॉर्मेट ऑफ टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग जो कि वो वॉलेंट्री होगी, कोई भी कंपल्शन नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कार मेकर जो है वो उन्हें एनकरेज किया जाएगा टू ऑफर देयर मॉडल फॉर टेस्टिंग एज पर द AIS 197। भारत एनसीएपी टीम जो है वो पिक करेगी एक बेस वेरिएंट ऑफ मॉडल ऑफर थ्रो रैंडम सैम्पलिंग। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज मैंडेटेड विद द, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे मैंडेट किया गया है, टेस्टिंग द व्हीकल अंडर द स्कीम एट इट्स लेबोरेटरी इन पुणे एंड छकन। ये बस ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, कंपैरिजन क्या है ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखें हम। तो देखिए, जो भारत एनसीएपी है ना, इसमें विप्लस टेस्ट नहीं होगा, पेडेस्ट्रियन ऑक्यूपेंट सेफ्टी टेस्ट नहीं होगा, वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन टेस्ट नहीं होगा, बाकी सब हो रहा है। नेक्स्ट पढ़े तो ब्लैक स्पॉट से रिलेटेड एक न्यूज़ है। देखिए, ब्लैक स्पॉट वो होते हैं जहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, और रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट इज अ 500 मीटर स्ट्रेच ऑन नेशनल हाईवे वेयर, जहाँ पे 5 रोड एक्सीडेंट हुए हों और फैटलिटीज जो होंगी हुई हों, और पास 3 इयर्स में, और 10 फैटलिटीज हुई हो इन पास 3, मतलब 5 रोड एक्सीडेंट हुए हों 3 साल में, जिसमें कि लोग मरे भी हों और घायल बहुत ज़्यादा ग्रीवियस इंजरीज हुए, और या फिर 10 मौतें हुई हों टोटल पास्ट 10 इयर्स में। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अंडरटेक किया रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स को, और कितने 10 लाख रुपए दिए गए पर स्पॉट को। शॉर्ट टर्म मीजर्स क्या है, कॉस्टिंग मोर देन रुपीज 10 लाख एंड अप टू 25 लाख हैव बीन डायरेक्टेड टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस। Short term measures include installation of pedestrian facilities, zebra crossing, advanced warning signs, क्रैश बैरियर एंड सोलर लाइट ब्लिंकर्स, ये सब लगाए जाएंगे। एक जो है डिक्लेरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऐसा जाता है कि किससे रिलेटेड है। ढाका डिक्लेरेशन है, ये अडॉप्ट किया गया था 21 अफ्रीकन कंट्रीज ने, and it was the first African sub-regional conference on implementing global plan for road safety, और ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट है टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से 2023। इट सेट द एम्बिशियस टारगेट ऑफ प्रिवेंटिंग एटलीस्ट 50% जो रोड ट्रैफिक डेथ्स हैं उन्हें प्रिवेंट किया जा रहेगा, और इंजरीज को बाय 2030। नेक्स्ट इज फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। पोर्ट्स की बात करें तो मेजर पोर्ट्स जो है वो अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, अंडर द यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल। माइनर पोर्ट जो है वो अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट मैरिटाइम बोर्ड और फॉल इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो 13th मेजर पोर्ट है वो कहाँ बनाया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। 13th मेजर पोर्ट है वो कहाँ बनाया जा रहा है। देयर आर 12 गवर्नमेंट ओन्ड मेजर पोर्ट विद 6 ऑन ईस्ट वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट एंड 6 ऑन वेस्ट कोस्ट। मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 एंड इंडियन पोर्ट एक्ट आर द टू प्रिंसिपल स्टैट्यूट्स गवर्निंग द फंक्शन ऑफ मेजर पोर्ट। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, JNPT, मुरमागो, न्यू मैंगलोर, कोचीन, टुटीकोरन, बीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, एनोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2023 में आया था। द ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इज द कोलकाता पोर्ट, जिसे कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि क्या है ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है। मुंबई पोर्ट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर है। कामराजर पोर्ट जो एनोर पोर्ट है इन तमिलनाडु इज द ऑनलाइन ओनली कॉर्पोरेटाइज पोर्ट जो रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी। ठीक है, यहाँ पे ना इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एफर्ट्स की बात देख लेते हैं। ये जो एफर्ट लिए गए हैं टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ पोर्ट, एक तो सागर मंथन डैशबोर्ड स्टार्ट किया गया है मॉनिटरिंग करने के लिए प्रोजेक्ट्स की। रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए सागर सेतु ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे क्या है कि जो ट्रैफिक है उसका रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके। और नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मराइन जो है वो एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रेड बिटवीन द इम्पोर्टर एक्सपोर्टर एंड सर्विस प्रोवाइडर।
मॉनिटरिंग और पोर्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर के लिए सागर उन्नति करके एक डैशबोर्ड स्टार्ट किया गया है टू मॉनिटर ऑल मेजर पोर्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लाइक टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज में है, फर्स्ट टॉपिक है आपका इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडाई जो है वो वर्क कर रही है टू इंट्रोड्यूस अ प्लान जिसे कहते हैं बीमा ट्रिनिटी। बीमा ट्रिनिटी में आपके तीन कंपोनेंट, बीमा सुगम, सुगम मतलब इजीली चीज़, इजीली करना चीज़ें, ठीक है, लोगों को इजीली एक्सेसिबल करना, सुगम। प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट इंश्योरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑन टू वन प्लेटफॉर्म, इंश्योरर को और डिस्ट्रीब्यूटर को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और एक्ट करना एज अ वन स्टॉप शॉप फॉर कस्टमर हु एट लार्ज स्टेज कैन परस्यू सर्विस रिक्वेस्ट एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स थ्रू सेम पोर्टल। बीमा विस्तार, विस्तार मतलब कि एक्सपेंड करना, बंडल रिस्क कवर फॉर लाइफ हेल्थ प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी और एक्सीडेंट। बीमा वाहक मतलब करियर, वुमेन सेंट्रिक फोर्स को हर एक ग्राम सभा में करना, कन्विंस करना कि बेनिफिट क्या है उनके कंपोजिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट के, इन सबको। इसका मेन है कि जो वुमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स को ग्राम सभा में काम पे लगाना और कि वो कन्विंस करें, जो वीमेन हेड है हर एक हाउस होल्ड की, उसे बताएं कि एक कंपोजिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट की क्या क्या बेनिफिट होते हैं। करंट स्टेटस क्या है इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया में? देखिए, 10th लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली है, ठीक है, विद एन एस्टिमेटेड मार्केट शेयर ऑफ 1.9%। इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करें तो ऑल्दो वो इंक्रीज हुई है, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या बोलती है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू होल पॉपुलेशन पर ईयर, मतलब पूरे पॉपुलेशन में कितने लोगों ने टोटल इंश्योरेंस लिए गए हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज, ये भी इंक्रीज हुआ है, इट इज रिफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू द जीडीपी, कितने इंश्योरेंस लिए गए हैं उसके जीडीपी के कंपैरिजन में, उसे बोलते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अच्छा, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो इंडिया में है वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा है देन इमर्जिंग मार्केट एंड स्लाइटली अबव द ग्लोबल एवरेज। नेक्स्ट इज नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी ने एक रिलीज किया रिपोर्ट जो कि एक्सप्लोर करी है इंडियन इंश्योरेंस लैंडस्केप को। इंडिया इज ग्रेपलिंग विद द हेल्थ प्रोटेक्शन गैप 73%, लीविंग 40 करोड़ इंडिविजुअल को, मतलब विदाउट हेल्थ कोई इंश्योरेंस है ही नहीं उनका। और ये कितना करता है अकाउंट? 31% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन जिसका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हेल्थ प्रोटेक्शन गैप एक जो डिफरेंस होता है बिटवीन द लेवल ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट विच वुड बी रिक्वायर्ड टू मीट कंज्यूमर नीड वर्सेस द अमाउंट दैट वुड बी अवेलेबल टू कवर दोस कॉस्ट। प्रोटेक्शन गैप की बात करें, रिपोर्ट ने बोला कि जो 87% लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप है और मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप है वो एक्सीड कर गया है कितना? 90% इन 26 to 35 एज ग्रुप अक्रॉस द कंट्री। एमपीजी क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द कवर typically required by a family or the resource that they have available should a beige under pass away suddenly. Natural catastrophe insurance है, almost 95% of the country's population does not have a natural catastrophe insurance. Crop insurance is all about, आपको पता ही होगा कि क्या है क्रॉप, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडाई के बारे में पढ़ लेते हैं। एडाई ने रिलैक्स कर दिया नॉर्म्स फॉर सिक्योरिटी बॉन्ड्स, जिससे क्या रहा है कि जो एक्सपेंड हो सिक्योरिटी इंश्योरेंस मार्केट बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सच प्रोडक्ट। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड क्या है? एक थ्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी जो होती है श्योरिटी देती है, गारंटी करती है परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन ऑफ अ सेकंड पार्टी प्रिंसिपल टू अ थर्ड पार्टी द ऑब्लिवी। इट एक्ट एज अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इंसुलेट द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज द प्रिंसिपल। इंश्योरेंस वो श्योरिटी बॉन्ड बॉन्ड जो है वो अलाउड किसके द्वारा किए गए हैं? एडाई के द्वारा किए गए हैं। एंड इन्हें अब क्या है, एज अ बैंक रिप्लेसमेंट, बैंक गारंटी के रिप्लेसमेंट में भी रख दिया जा सकता है इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को। इंडिया की बात करें तो इसे किया गया था फॉर्म्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1999। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तेलंगाना में है। अच्छा, आरओ में क्वेश्चन आया था कि जो एम्पेडा है, ठीक है, और एपेडा पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, वो बताइए आप मुझे उसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंडर आती है। ये मैंडेट क्या है इसका? ग्रांट करना लाइसेंस को
और री इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट को प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स को रेगुलेट करना, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड बाय इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद री इंश्योरेंस बिजनेस to undertake inspection of conduct inquiries and investigation of the entities connected with the insurance business. एंटिटीज रेगुलेट कौन कौन सी करता है रेडाई? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को करता है, री इंश्योरेंस कंपनी को, एजेंसी चैनल को और इंटरमीडिएट्स को, सबको रेगुलेट करता है। हमें कभी कभी लग सकता है कि इंटरमीडिएट्स को नहीं करता है रेगुलेट, नहीं, रेडाई करता है। नेक्स्ट इज मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रिसेंटली नोटिफाई किया है क्रिएशन ऑफ न्यू कैटेगरी ऑफ आयुष वीजा फॉर फॉरेन नेशनल फॉर ट्रीटमेंट अंडर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। डाटा की बात करें तो इंडिया सेवेंथ है रैंक में है, एज पर 56 मिलियन ट्रिप्स इन वेलनेस टूरिज्म। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, मेंस में आते हैं ऐसे डाटा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज आयुष वीजा को इंक्लूड किया गया है अंडर द मेडिकल वीजा ऑफ द वीजा मैनुअल 2019, जो कि डील करेगा ट्रीटमेंट अंडर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये बूस्ट करेगा मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इन इंडिया और स्ट्रेंथन करेगा मेक इन इंडियन ट्रेडिशनल मिशन टू ग्लोबल फ्लोमिनन। आयुष का देखिए, आयुष का एक्रोनिम आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। हालांकि इसमें इंक्लूड है अदर ट्रेडिशनल और नॉन कन्वेंशनल हेल्थ केयर सिस्टम भी, जैसे कि सोआ रिकपा। मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म की बात करें तो देखिए, मेडिकल टूरिज्म जो है उसको कहते हैं टर्म टू डिस्क्राइब द रैपिडली ग्रोइंग प्रैक्टिस ऑफ ट्रैवलिंग अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर टू सीक हेल्थ केयर सर्विस। वेलनेस टूरिज्म इज अ ट्रैवल एसोसिएटेड विद द मेंटेनिंग और इनहांसिंग वंस वेलबींग। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने फॉर्मुलेट किया एक नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिकल ग्लोबल समिट कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हुआ है, और इसे किसने किया है? WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। दैट्स इट। एग्जाम में आ सकता है गुजरात डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट से रिलेटेड है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात करें तो नेटवर्क ऑपरेशन एंड कॉम्प्लायंस सिस्टम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है फॉर द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए। एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड एनबीबीएल हैज लॉन्च्ड एनओसीएस प्लेटफॉर्म will provide reconciliation and settlement service for transaction undertaken on ONDC network। NOCS डेवलप्ड होगा अंडर द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई, जो कि इनेबल करेगा स्मूथ, सिक्योर, टाइमली ट्रांसफर ऑफ फंड टू नेटवर्क पार्टिसिपेंट। ये इंटीग्रेट करेगा बैंक्स को, फिनटेक्स को, ई कॉमर्स प्लेयर को एंड विल सून गो लाइव। अच्छा, ओएनडीसी है क्या? इट इज़ अ मार्केट एंड कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव एंड ओपन नेटवर्क। एलिमिनेट करेगा सेंट्रल इंटरमीडिएट्स को और इनेबल करेगा मासिव डिजिटल कॉमर्स एक्सपेंशन को, और इनेबलर करेगा ब्रॉड बेस्ड इनोवेशन को। ओएनडीसी क्या नहीं है? एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, एक एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म नहीं है, एक सेंट्रल इंटरमीडियरी नहीं है, और एक मीडियम टू हेल्प डिजिटाइज बिजनेस नहीं है। सेंट्रल इंटरमीडिएट को इसको हटाना है, ठीक है, और गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है नहीं है, एक मार्केट और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है। ओएनडीसी को लॉन्च किया बाय द डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टू कंट्रोल डिजिटल मोनोपोलीज। ये प्रमोट करेगा ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टास्क है इसका टू इंटीग्रेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑन ओएनडीसी एंड हैज बीन असाइन टू किसे किया गया? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को किया गया। क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया से ऑलरेडी एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में। आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। ONDC does not require the use of same platform application by buyers and sellers to do a business transaction। नेक्स्ट करते हैं एनर्जी के बारे में, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के बारे में। देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसके 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने नोटिफाई किया है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान फॉर 2022 से 2032 तक। एज पर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, CEA इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन NEP इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, और नोटिफाई करना होता है इसको वंस इन 5 ईयर। NEP इंक्लूड द रिव्यू ऑफ लास्ट 5 ईयर और डिटेल्ड प्लान फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एंड अ प्रोस्पेक्टिव प्लान, ठीक है।
एक रिव्यू होना चाहिए लास्ट 5 ईयर का, और एक डिटेल प्लान नेक्स्ट 5 ईयर का, और एक प्रोस्पेक्टिव प्लान भी। फर्स्ट एनईपी कब हुई थी नोटिफाई? 2007 में। वेरी इंपॉर्टेंट। की हाईलाइट क्या है? एक तो देखिए, जो राइजिंग है एनर्जी डिमांड है, ऐसे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। इंस्टॉल कैपेसिटी जो है उसका टारगेट किया है इन्होंने, विल बी अराउंड 610 गीगावाट विद अराउंड 57.14% फॉर नॉन फॉसिल वेस्ट कैपेसिटी। कार्बन एमिशन जो है, एवरेज CO2 emission rate फॉर कोल बेस्ड स्टेशन हैज बीन ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। कंट्रीब्यूशन क्या है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का? इंस्टॉल कैपेसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 35% ऑफ टोटल एनर्जी मिक्स बाय 2026 से 2027। एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन क्या है? इंडिया ने अचीव कर लिया रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 24% ओवर द पीरियड 2005 से 2016, और अब कमिटेड है वो कि वो रिड्यूस करे एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% इन 2023 अगेंस्ट द लेवल ऑफ 2005। एमिशन इंटेंसिटी क्या होती है? कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है उनकी एमिशंस क्या है पर यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसे मेजर किया जाता है एट द नेशनल लेवल एज GDP। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें ऑल इंडिया लेवल पे, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? RES में है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की है, ठीक है। नहीं, सबसे ज़्यादा क्या है? कोल है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इधर है ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो सबसे ज़्यादा सोलर में है, देन इज लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात करें तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023, और ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट करना, ओवरसीज करना डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इन द कंट्री, इंश्योर करना रिलायबल 24/7 पावर सप्लाई रहे टू कंज्यूमर। कंपोजिशन क्या है? जो 14 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए चेयरपर्सन को मिला के, और 8 फुल मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो चाहिए, जो कि अपॉइंट करे कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो इसके फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होंगे, आप देख लेना। नेक्स्ट इज इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने वेव किए इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस, जो कि कहाँ से हो रहा है? ऑफशोर विंड से ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्रोजेक्ट से। कितने साल के लिए? 25 साल के लिए किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप अच्छे से करेंगे। अर्लियर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि वो वेव कर रहा है ISTS चार्ज ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। OWP जो है वो यूज है विंड फार्म का कंस्ट्रक्टेड इन बॉडी ऑफ वाटर, यूजली इन ओशियन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बताइए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताइए आप, ठीक है। टू हार्वेस्ट विंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम एज इट इज क्वेश्चन आता है। ग्रीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है जो कि प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है? वाटर से, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ग्रीन अमोनिया जो है वो डेरिवेटिव है ग्रीन हाइड्रोजन की, एंड इज यूज्ड एज अ एनर्जी इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज वेक्टर्स, शिपिंग फ्यूल्स एंड एज अ फर्टिलाइजर। इसमें कुछ उन लोग के देखिए कुछ कंडीशंस है, देखिए कंप्लीट वेवर्स दिए गए हैं ISTS चार्जेस पे फॉर द ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट में, जो कि कमीशन होंगे कब तक? 31 दिसंबर 32 तक, ठीक है। फॉर 25 साल फ्रॉम डेट ऑफ कमीशनिंग। हावर प्रोजेक्ट कमीशन फ्रॉम 1 जनवरी 2033 वुड बी गिवन ग्रेडेड ISTS चार्जेस। कंप्लीट पेवर दिया गया है ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन यूनिट को, जो कि यूज करे रिन्यूएबल एनर्जी, pumped और बैटरी स्टोरेज सिस्टम और एनी हाइब्रिड कॉम्बिनेशन। प्रोजेक्ट कमीशनड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2030 विल बी एलिजिबल फॉर दिस वेवर, ठीक है। और अगर प्रोजेक्ट इसके बाद हो रहा है तो वो अट्रैक्ट करेगा कुछ चार्ज, जो कि वो बाद में डिसाइड करेगा। अदर इनिशिएटिव इन द पावर सेक्टर, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया है स्टेट्स को फॉर रिफॉर्म इन द पावर सेक्टर। दिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अलाउ किया है स्टेट एडिशनल बोरोइंग रेंज फ्रॉम 0.25% टू 0.5% ऑफ द GSDP एनुअली। इनिशियल इनिशिएटिव क्या है? अनाउंस टू ये किया गया था बजट में, कौन सा बजट में? 2021 में किया गया था। 4 साल के लिए दिया किया गया था, 2021 से लेके 2025 तक। मैंडेटरी रिफॉर्म्स क्या है फॉर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टेट? मैंडेटरी रिफॉर्म कौन कौन से होना चाहिए?
कि वो प्रोग्रेसिव assumptions होने रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिपोर्टिंग में, टाइमली रेंडिशन होनी चाहिए फाइनेंशियल्स एंड एनर्जी अकाउंट्स एंड टाइमली ऑडिट का, कॉम्प्लायंस होना चाहिए लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। नेक्स्ट इज मार्केट कपलिंग। मार्केट कप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को कि वो इनिशिएट करे प्रोसेस ऑफ मार्केट कपलिंग ऑफ पावर एक्सचेंज इन, किस लिए, जिससे कि यूनिफॉर्म प्राइसेस हो सके अक्रॉस मल्टीपल एक्सचेंज। मार्केट कपलिंग क्या होता है, एक सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी ओन गवर्नमेंट को करना है फॉर्म, सिंगल एंटिटी को करना है फॉर्म, जिसमें कि बाय सेल बिट फ्रॉम ऑल पावर एक्सचेंज इन द कंट्री एक साथ इकट्ठे हो सके और एक यूनिफॉर्म पावर प्राइस लेके आ सके एक मार्केट क्लियरिंग प्राइस पे। एट प्रेजेंट एमसीपी आर डिफरेंट इन थ्री पावर एक्सचेंज दैट इंडिया हैज। इंडियन एनर्जी तीन है, द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पावर एक्सचेंज लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। आईएक्स करंटली एंजॉय मोनोपोली स्टेट। आईएक्स जो है वो करंटली करता है मोनोपोली स्टेट एंजॉय ऑलमोस्ट 90% जो शेयर है वो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में। मार्केट कपलिंग जो है वो क्या वे निकालेगी, मतलब इसका यूज क्या हो गया, एक तो वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी वन प्राइस फ्रेमवर्क जो होगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा इसकी वजह से। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स अमेंडमेंट रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल 2020, जो कि नोटिफाइड होगा बाय द गवर्नमेंट जो टू प्रोवाइड रिलायबल सर्विसेज एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर। रूल्स जो है वो सीक होंगे टू इंश्योर दैट न्यूली जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं रिफंड्स हैं एंड अदर सर्विसेज वो दी जाएं कितनी टाइम बाउंड मैनर में, विलफुल डिसरिगार्ड जो है कंज्यूमर राइट्स का वो ना हो, और अगर हो रहा है तो पेनल्टीज दी जाएंगी ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स पे एंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द कंज्यूमर। Ministry of Power has now introduced electricity right of consumers in Amendment Rule 2023 to bring following change। एक तो इंट्रोडक्शन किया गया है टाइम ऑफ डे टैरिफ का, और अमेंडमेंट किए गए मेड इन स्मार्ट मीटरिंग प्रोविजंस में। देखिए इतना ऐसा कुछ ये आता नहीं है, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ ये वाला पॉइंट, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है वैसे। इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइम ऑफ डे टैरिफ मतलब क्या है कि जैसे अगर आप जो सेम रेट का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगता है ना पूरे दिन का, वो नहीं लगेगा। अगर आप पीक आवर में थोड़ा कम कर रहे हैं ना, जैसे 16 आवर में 20% लेस कर रहे हैं या कम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज, तो आपको कम चार्ज देना होगा, ठीक है। इट विल इनेबल्स कंज्यूमर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड विल हेल्प, वही है क्या क्या मेन हो सकता है इसका, ताकि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कम करें यूज। पोस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मीटरिंग, नो पीनल चार्ज। ऐसे अगर बाद में लगाया जा रहा है स्मार्ट मीटर तो कोई पीनल चार्ज नहीं होंगे कंज्यूमर का, ठीक है। ऑन मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्ड बाय द स्मार्ट मीटर फॉर द पीरियड बिफोर इंस्टॉलेशन डेट। हाई प्राइस स्टे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर प्लांट पावर पोर्टल, पुश पोर्टल है वैसे, आप बस ये इतना याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, जिससे क्या ग्रेटर अवेलेबिलिटी रहे पावर की ड्यूरिंग द पीक डिमांड सीजन। नेक्स्ट इज नेशनल गैस ग्रिड। बिहार पोषण बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन जो है वो कनेक्ट करेगी बिहार टू नेशनल गैस ग्रिड हैज बीन completed। नेचुरल गैस होता क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस वेरी इंपॉर्टेंट विच आर रिच इन हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या होती है मीथेन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल गैस रिजर्व होती है डीप इनसाइड द अर्थ नियर द अदर सॉलिड एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेड्स लाइक कोल एंड क्रूड ऑयल। इट इज नॉट यूज इन इट्स प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, पहले इसे प्रोसेस करते हैं फिर कन्वर्ट करते हैं क्लीनर फ्यूल में फॉर कंजप्शन। सब्जेक्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किसके अंडर आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं। नेशनल गैस ग्रिड है क्या, एक 33,764 किलोमीटर की लॉन्ग की नेशनल गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, जो कि इसका एम क्या है, कनेक्ट करना ऑल मेजर सप्लाईज को डिमांड सेंटर्स के कंट्रीज को। और ये किसके अंडर आ रही है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। देखिए ये वाला क्वेश्चन ना ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी में, तो आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। इट वॉज स्टैब्लिश अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। इसका प्रोटेक्ट एम क्या है, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट का कंज्यूमर का, और एंटिटीज इंगेज इन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज रिलेटेड टू पेट्रोलियम
एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस एंड टू प्रमोट कम्पिटिटिव मार्केट। और ये ओवरसी करेगा गैस गैस एक्सचेंज को फॉर द ट्रेडिंग ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। और ये अथॉरिटी है टू ग्रांट ऑथराइजेशन टू द एंटिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन ज्योग्राफिकल एरिया। और ये किसके अंदर आती है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट पढ़ते हैं बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए सीएसआर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत आता है ये, ठीक है, चाहे आप स्टेट बेसिस में ले लीजिए चाहे यूपीएससी में ले लीजिए। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इन इट्स मंथली न्यूज़लेटर हाईलाइट किया है कि जो सीएसआईआर के हैं वेरियस इंसाइट मतलब यूजेस क्या है, या बहुत सी चीज़ें की गई हैं हाईलाइट। सीएसआईआर है क्या? सीएसआईआर नॉट, सीएसआर क्या है? इट इज़ एप्लीकेबल टू कंपनीज विद जिनका नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर कितना है 1000 करोड़ से ज़्यादा है, उन पे एप्लीकेबल होता है। सीएसआईआर एक्ट 2013 बोलता क्या है? इट इज अ गवर्नमेंट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर सीएसआर थ्रू सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट इनुमरेट प्रोविजन रिगार्डिंग सीएसआर। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी को कितना 2% अपने एवरेज नेट प्रॉफिट में फॉर इट्स मतलब पहले के पिछले 3 साल से कर रही हो अमाउंट ऑन सीएसआईआर एक्टिविटीज को देना होता है। सीएसआईआर मैंडेटेड कंपनी को रिक्वायर करना होता है फाइल डिटेल ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज एनुअली इन एमसीए 21 रजिस्ट्री। नॉन कंप्लायंस ऑफ सीएसआर प्रोविजन हैज बीन नोटिफाइड एज सिविल रॉन्ग करा जाएगा अगर आप नहीं कर रहे हैं सीएसआर को फॉलो। कंट्रीब्यूट टू फॉलोइंग फंड शैल बी एडमिसिबल एज अ सीएसआर एक्सपेंडिचर। अगर आप स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर फंड में आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसे भी सीएसआर माना जाएगा। अभी रिसेंटली ट्रेंड्स क्या है सीएसआर स्पेंडिंग में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन 150% इंक्रीज देखने को मिला है 2014 से 15 में, और 29 सबसे ज़्यादा किसमें है? हेल्थ में है, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में है सीएसआर। और डबलिंग हुई है स्पेंडिंग में की इन्वायरमेंट सेक्टर में अगर बात करें तो सीएसआर की तो। और इंक्रीज हुआ है स्पेंडिंग ऑन सैनिटेशन थ्रू द क्लीन गंगा फंड, ड्रिंकिंग वाटर एंड स्लम एरिया डेवलपमेंट। और सबसे इशू ये है कि 0.1% है ना, वही सिर्फ हो रहा है किसमें? इंक्यूबेटर्स एंड इंसेप्शंस में, टेक्नोलॉजी में। बाकी इतना कुछ अमेंडमेंट रूल में इतना कुछ है नहीं। अ, हाँ देख लेते हैं फिर भी एक बार। इम्पैक्ट असेसमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, ठीक है, फॉर अ कंपनी स्पेंडिंग ₹10 करोड़ मोर इन 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अंडर सीएसआर। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा दे रहा है तो असेसमेंट होगा इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा। और मैंडेटरी ट्रांसफर होगा स्पेंड सीएसआर अमाउंट का रिक्वायर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव overhead shall not exceed 5% of total CSR expenditure on the company for the financial year. Ongoing project means a multi-year project shall not exceed 3 years. सीएसआर अमेंडमेंट रूल 2022 क्या बोलते हैं? सीएसआर कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट होगा अगर कोई अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट रह गया है। Cost of social impact assessment which can be considered as CSR spending cannot be greater than 2% of all CSR expenditure for the applicable financial year or rupees 50 lakh which is higher. फ्रेमवर्क और क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए? इंडिया में कंपनीज एक्ट है, सेबी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एक्ट ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है। इंडियन कंपनीज और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफसी है क्या? ये इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इंडियन कंपनी अब जो है वो डायरेक्ट लिस्ट कर सकती है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। प्रेजेंटली अभी क्या कर रही है इंडियन कंपनी? डायरेक्टली अपनी जो सिक्योरिटीज है वो लिस्ट नहीं कर पाती हैं अब्रॉड विदाउट गेटिंग देमसेल्फ लिस्टेड इन डोमेस्टिक स्टॉक। मतलब उन्हें पहले वहाँ के डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ता है, उसके बाद वो कर सकती हैं अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट। अब क्या हुआ है अब क्या क्या है? सॉरी अभी ये उसकी बात हो रही है। करंटली इंडियन कंपनी को रेज करना पड़ता है मनी अब्रॉड थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के द्वारा। डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है डोमेस्टिक कंपनीज के द्वारा टू रेज मनी आउटसाइड द कंट्री। These shares are held by the foreign bank that provide DRs to company in return for share. Both GDR and ADR used to raise fund from फॉरेन मार्केट। एडीआर को ट्रेड करते हैं यूएस स्टॉक एक्सचेंज में और जीडीआर को करते हैं यूरोपियन एक्सचेंज में। और अब क्या है इंडियन कंपनीज वो डायरेक्टली कर सकती हैं लिस्ट अपनी सिक्योरिटीज, उन्हें
इसमें एडीआर में और जीडीआर में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आईएफसी है क्या? इट कैटर्स टू कंज्यूमर्स आउटसाइड द jurisdiction of the domestic company. Such centers deal with flow of finance और फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस अक्रॉस बॉर्डर। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2020 में अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट, गांधीनगर गुजरात में। रोल क्या है इसका? रोल है यूनिफाइड अथॉरिटी है फॉर डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईएफसी इन इंडिया। एट प्रेजेंट गिफ्ट आईएफसी इज द मेडल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया। नेक्स्ट कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, सेंटर ने नोटिफाइड किए हैं सेवरल प्रोविजन इस एक्ट के, जो कि अमेंड किए करेगा किसके? एक्ट 2002 के। कंपटीशन एक्ट 2002 क्या बोलता है? उसने रिप्लेस किया था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 को, और ये इसी की वजह से कंपटीशन एक्ट 2002 की वजह से स्टैब्लिश हुआ था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। द एक्ट फॉरवर्ड फॉरबिड एंटी competitive एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड कमीशन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट अमेंडेड अमेंड क्या किया गया है? डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन की जो है वो अमेंड कर दी गई है। इसमें सीए ने एक्सपेंड कर दिया डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन टू इंक्लूड ट्रांजैक्शन विद अ वैल्यू ऑफ ₹2000 करोड़। रिडक्शन कर दिया है टाइम लिमिट को अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन का 2010 दिन से अब 150 दिन कर दिया है। सीसीआई को अब रिक्वायर कर देगा है टू फॉर्म अ प्राइमरी फेसी ओपिनियन ऑन कॉम्बिनेशन विद इन 30 days, अदरवाइज द कॉम्बिनेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। कार्टिलाइजेशन आप देखिए यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कार्टिलाइजेशन याद रखना है। कार्टिलाइजेशन वो होता है जब बहुत सारे कोई भी, जैसे मतलब सब्जी हो गई, बहुत सारे लोग आए, फार्मर्स आए और अपने उसमें सब्जी इकट्ठी कर लें और बोले हम नहीं रिलीज करेंगे मार्केट में, जैसे कि जो जो मार्केट में जो सब्जी होगी उसमें शॉर्टेज पड़ जाएगी और महंगाई आ जाएगी, और जब महंगाई महंगाई बढ़ जाए तब वो रिलीज करें, ताकि अपना जो दाम है, कुछ भी अनाज हो गया, सब्जी हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिले। इसको बोलते हैं कार्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज कंपाउंड, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सीए ने इंट्रोड्यूस किया है एक प्रोविजन जो कि अलाउ करेगा कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस जो कि नहीं कर रहा है कुछ भी इम्प्रिजनमेंट। कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस जो है वो इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल विद whom द क्राइम हैज बीन परपेट्रेटेड हैज रिक्वायर्ड सम कंपनसेशन फ्रॉम द अक्यूज्ड। ठीक है, जिस कोई मतलब जेल नहीं होगी, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ है उसको कुछ कंपनसेशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है established हुई थी बाय द कंपटीशन एक्ट 2002 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और कंपोजिशन क्या है? चेयरपर्सन और कम से कम 2 से 6 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर 5 ईयर का है, और कितनी एज होनी चाहिए तब तक? 65 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। पावर क्या है? इट इंक्वायर इनटू सर्टेन एग्रीमेंट कॉम्बिनेशन नॉमिनेट पोजीशन। पावर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, सीसीआई। अभी रिसेंटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम बना है। सीसीआई बिकम ए मेंबर ऑफ द स्टीयरिंग ग्रुप ऑफ द आईसीएन फॉर द फर्स्ट टाइम, और कितने साल के रहेगा? 2 साल के लिए मेंबर रहेगा। आईसीएन इज अ स्पेशलाइज्ड यट इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ 140 कंपटीशन अथॉरिटी। ठीक है, इनफॉर्मल नेटवर्क है, हालांकि स्पेशलाइज्ड है। अब उसमें एग्जाम में आ जाएगा कि इंटरनेशनल है, इंटरकॉन्टिनेंटल है, तो इस बात पे हमें ध्यान रखना होगा। आइसियन मिशन का मिशन क्या है? टू एडवोकेट करना अडॉप्शन ऑफ सुपीरियर स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स इन कंपटीशन और पॉलिसी अराउंड द वर्ल्ड। ये गाइड करेगा बाय द इट इज गाइडेड बाय द अपेक्स बॉडी द स्टीयरिंग ग्रुप ऑफ 18 मेंबर। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023, रिसेंटली जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2023 लाया गया, उसने रिसीव की प्रेसिडेंट की एसेंट, और एक्ट का अमेंड किया था, बूस्ट करना ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। की हाईलाइट ऑफ द एक्ट क्या है? डिक्रिमिनलाइज करना 183 प्रोविजंस अक्रॉस 42 लॉज, कन्वर्ट करना सेवरल फाइन्स इनटू पेनल्टीज, रिमूव करना ऑल ऑफेंस एंड पेनल्टीज अंडर द इंडियन पोस्ट ऑफ एक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पेनल्टीज और ऑफेंस कर दिए हैं रिमूव। पीरियोडिक रिवीजन करना 10% इंक्रीज ऑफ द मिनिमम अमाउंट एवरी 3 ईयर of fine and penalty for every various offense in specified act। चेंज करना grievance redress and appellate mechanism को।
नेक्स्ट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो अब रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने पहले कुछ और जजमेंट दिया था। देखिए इन्होंने पहले क्या कहा था कर्नाटका हाई कोर्ट रूलिंग में कि ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लैंड प्राइस बाय द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, और उसका फाइनल रहेगा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का। और वो उसमें जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जुडिशियल अपना वो नहीं कर सकता। और ट्रांसफर प्राइसिंग एंड एएलपी प्रोविजन जो है वो कंटेन होते हैं किसमें, इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं इंडिया में। अपेक्स कोर्ट ने नाउ कब बोला है कि कोई भी एएलपी डिटरमाइंड आउटसाइड द परव्यू ऑफ रिलेवेंट ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन इन द इनकम टैक्स एक्ट नाउ अब उसे कैन बी कंसीडर्ड एज अनजस्ट। और ऐसे केसेस में जो है वो ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल नहीं होगा, दे कैन बी अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आईटीएटी क्या है? आईटीएटी क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। सेट अप इन 1941, इट इज स्पेशलाइज्ड इन डीलिंग विद अपील्स अंडर द डायरेक्ट टैक्स एक्ट। द ऑर्डर पास बाय आईटीएटी जो फाइनल है, और अपील लाई करेगा कहाँ पे, हाई कोर्ट में, सिर्फ और सिर्फ जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज अराइज होंगे फॉर डिटर्मिनेशन। ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है ना, बेसिकली आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है कि ये देखिए दो कंपनीज हैं, एक डोमेस्टिक में है और एक फॉरेन में है। डोमेस्टिक की जो है वो फॉरेन में है। तो जब इन्हें यहाँ से कुछ कंपोनेंट लेना होता है, कुछ सामान लेना होता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना टैक्स रेट ज़्यादा है। यहाँ पे इसमें टैक्स रेट ज़्यादा होता है। यहाँ पे वो लोग क्या दिखा देते हैं वहां से कि हमने दूसरी कंट्री से मंगाया है सामान, और उसमें हमें ऑलरेडी बहुत सामान महंगा मिला है, इसलिए वहां पे वो टैक्स जो है वो कम देते हैं, ताकि उन्हें टैक्स कम देना पड़े क्योंकि हमें महंगा मिला है। और जहाँ पे ऑलरेडी उन्हें सस्ता मिलता है वहां पे वो खेल करते हैं। इसीलिए उनका मानना क्या है, मतलब अपनी ही कंपनी की एक उससे ले रहे हैं, सब्सिडरी से ले रहे हैं, और वहां पे क्या कर रहे हैं वो लोग, टैक्स इविजन एक तरीके से कर रहे हैं। इसका क्या है, इसमें क्या होता है, आर्म लेंथ, फिर क्या हुआ, आर्म लेंथ प्रिंसिपल को किया गया। उसमें बोला गया कि अगर कंपनी जो है परचेज कर रही है गुड्स और सर्विसेज सिर्फ अपनी ही कोई रिलेटेड कंपनी एंटिटी से, तो वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह वर्क करेगी, ना कि मतलब फालतू की चालाकी नहीं करेगी वो। और वो इस तरीके से आपस में लेन देन करेगी जैसे कि वो दूसरी किसी स्ट्रेंजर कंपनी से करती होगी, ठीक है। There should be no price adjustment or special condition for the transaction simply because parties are related legal entities. नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दैट इज, देखिए 40 रैंक आई है इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन लॉन्च करता है, बीपो करती है, ठीक है। इसकी बात करें तो इसे पब्लिश किया है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इनसाइड बिजनेस स्कूल एंड बीपो ने। 13th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में स्विट्जरलैंड जो है वो फर्स्ट आई है जीआईआई में। स्टेटस क्या है इंडिया का, इंडिया ने लीड किया है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स एंड इज स्टेबल। एसेंट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पब्लिकेशन आउटपुट, इंडिया ने रैंक किया है फोर्थ इन 2022 में। ठीक है, पब्लिकेशन आउटपुट में ओवरटेक किया है यूके को। इंडिया के 4 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स है अमंग टॉप 100 क्लस्टर्स, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। बीपो क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, हम याद रखेंगे 1967 में बनी थी। और इसने डेवलप करना है बैलेंस्ड एंड एक्सेसिबल इंटरनेशनल आईपीआर, मतलब आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम को। मेंबरशिप क्या है, इट हैज 193 मेंबर्स इंक्लूड इंडिया। और मेजर ट्रीटीज क्या है जिसमें कि इंडिया तीनों में ही मेंबर है, पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन और पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। नेक्स्ट इज स्टार्टअप इन इंडिया। स्टार्टअप ऑन इंडिया, अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट रिलीज की, इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप टू बेनिफिट इंडिया। इसमें बोला है कि एसेस टू फंडिंग इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप जो है वो साइक्लिक है, ठीक है, आता जाता रहता है, वापस जाता है। सिंगल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, 42 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट बॉडीज ने ओवरसी किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम और रेगुलेटरी सपोर्ट। स्टार्टअप की डेफिनेशन, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। एक कंपनी और एंटिटी जो कि रिफर की जाएगी स्टार्टअप, अगर वो फुलफिल कर रही है कुछ पैरामीटर्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने दिए हैं अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम। देखिए कंपनी की जो एज है वो 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और जो टर्नओवर है वो एनुअल टर्नओवर कितना 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग, वो कोई भी जो है
बिजनेस को स्प्लिट या रिस्ट्रक्चर करके नहीं बनाई गई हो एंटिटी। इनोवेटिव और स्केलेबल हो, शुड वर्क टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस। डीपीआईआईटी ने रिकॉग्निशन दी है, ग्रांट टैक्स एग्जम्पशन फॉर 3 years टू स्टार्टअप। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हैज डिफाइंड स्टार्टअप थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सेबी ने नोटिफाई किए रूल्स फॉर लिस्टिंग। से कौन रूल करता है लिस्टिंग लिस्टिंग स्टार्टअप के लिए? सेबी करती है, ठीक है। ये इश्यूज हैं, देखिए जो एग्रीकल्चर है उस पर लेस फोकस किया जा रहा है। लो आईपीआर, ओनली 11% ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की जाती हैं स्टार्टअप के द्वारा। फ्लिपिंग, देखिए फ्लिपिंग हम आगे भी पढ़ेंगे, जनवरी में है कि करंट अफेयर में जनवरी वाले में आएगा आपको। फ्लिपिंग क्या है कि जो इंडिया के स्टार्टअप हैं वो ओवरसीज में चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें उतना मतलब बेटर आईपी प्रोडक्शन नहीं मिल पाता और इतना ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता। नेक्स्ट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इन्फॉर्म किया है, बीआईएस नोड मस्ट फॉर एडिशनल वन कितने 115 कैटेगरीज प्रोडक्ट को कर दिया है कि बीआईएस मैंडेटरी है। किसके लिए? सीलिंग फैंस के, स्टेनलेस स्टील कुकवेयर के लिए, रॉड एल्यूमिनियम यूटेंसिल के लिए, ब्लॉक बोर्ड के लिए, एल्यूमिनियम कैंस के लिए और बेवरेज के लिए। will come under the mandatory quality norm and notify the BIS। BIS है क्या? BIS एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि स्टैब्लिश होगी अंडर द BIS एक्ट 1986, जो कि रिप्लेस करी है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन और लेटर रिस्ट्रक्चर कर रहा है कौन? BIS एक्ट 2016। और वर्क किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड फॉर क्वालिटी, अचीव करना हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इतना देख लेंगे आप, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो यहीं तक था। उसके बाद आप पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है ना, बहुत अच्छे से कर लेना। अभी ये वाला ही पॉइंट आया है आपका आरओ में, आरओ वाला जो पेपर हुआ है ना, आरओ ये आरओ में यूपीपीसीएस में, उसमें उन्होंने क्या किया था, सेकंड ऑप्शन में ये वाला जो है ना, कि कौन इशू करता है, तो एग मार्क में तो उन्होंने कुछ एफएओ करके डाल दिया था, तो हमें लगा था कि एग मार्क से रिलेटेड है तो कोई मिनिस्ट्री ऑफ एग्री मतलब कुछ और होगा, लेकिन ये इसके द्वारा करा जाता है, ठीक है। आईसीआई मार्क, आईएसआई मार्क जो है वो इशूड किया जाते हैं बीआईएस से फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, किचन अप्लायंस। एग मार्क, अच्छा इस वाले उससे ना, इससे 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 और इंडिया ऑर्गेनिक, इन सब से क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से ये वाली जो टेबल है ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बस इसमें यही वाला चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर और अब ये खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो लेके आएंगे हम पीटी 365, वो लेके आएंगे हम इन्वायरमेंट का। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो। देखिए हमने सिर्फ इसमें ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन्स ही कवर की हैं, फालतू में चीज़ें क्यों ज़्यादा वो करना, लेंदी करना। और कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं किया गया है जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो और हमने मिस कर दिया गया हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।